हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम जो हमारा 12th नंबर चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी का, उसका 12th नंबर चैप्टर है। इसमें बेसिकली जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है जलवायु परिवर्तन, उसके संबंध में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन प्रीवियस सेशन में हमने जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थे कोपेन के अनुसार वर्ल्ड लेवल पर, उनको डिस्कस किया था। बेसिकली हमने इस इंडेक्स को डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है। ये इंडेक्स है समूह प्रकार कूट। ठीक है। तो इसके आधार पर ये जो भी इंडेक्स है, ठीक है, इनमें जो जलवायु प्रदेश इंगित किए हुए हैं, इनको डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है। तो आज हम बेसिकली जलवायु परिवर्तन क्या है, ठीक है, और उसके हिस्ट्री क्या है, उसी प्रकार से इसके कारण क्या है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें क्या है, भूमंडलीय उष्मन यानी जो वैश्विक जो ग्लोबल हीटिंग है या ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तो जलवायु से संबंधित जो भी पोर्शन है जलवायु परिवर्तन से संबंधित वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन, ठीक है, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है, यानी बहुत लंबा लंबा टाइम पीरियड है। जो आज हमें इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो जलवायु दिख रही है वो लगभग 10,000 वर्षों से अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेख में हिमयुग है, अंतर हिमयुग में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण होते हैं, विशेषतः ऊंचाइयों तथा जो उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने सेंस चिन्ह प्रदर्शित होते हैं। हम हिम युग पढ़ते हैं ना, गुंज है, मिंडल है, ठीक है, इस टाइप के। तो वो चार हिम युग है, उसमें क्या होता है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो उत्तरी की बात करें, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पे जो हिम क्षेत्र है वो क्या करता है, धीरे धीरे एक्सटेंड होने लग जाता है। यूरोप और मध्य एशिया और यहाँ तक आ जाता है, उधर अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को ढक लेता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हिम जो परत है उसका एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है। लगभग वो कर्क रेखा की तरफ आ जाती है। तो इसमें हमने जो हिमयुग पढ़े थे। ठीक है। तो जो जल ये हिमयुग क्या है, ठीक है, ये हिमयुग जलवायु परिवर्तन का ही साक्ष्य है। अब नेक्स्ट है हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों के निक्षेपण उष्ण और शीत युगों के होने का उजागर है। ठीक है। जैसे हम ब्राजील के पठार में यू आकार की घाटियां पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे हिम यू जो यू आकार की घाटियां हैं वो पड़ते हैं। उसी प्रकार से जो मोरेन डिपॉजिट होते हैं, मोरेन मतलब ग्लेशियर से जो डिपोजिशन होता है पिघलने के बाद में, वो पढ़े थे हमने। ठीक है। तो वृक्षों के तने में पाए जाने वाले वलय की आर्द्र और शुष्क युग की उपस्थिति के संकेत देते हैं। जो हमें जो वृक्ष है, कोई पेड़ पौधा होता है, उसको काटते हैं तो उसमें जो रिंग टाइप के आकृति मिलती है। ठीक है। तो जो डार्क होती है वो हमें आर्द्र टाइप का प्रतीत करवाती है, और जो लाइट कलर की होती है वो शुष्क युग का प्रतीत करवाती है। ठीक है। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख है, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मिडाइवल एरा है, एंशियंट एरा है, वहाँ पे जो हमें लिटरेचर मिलता है उसमें भी जलवायु से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है, यानी ये तो नेचुरल है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। भारत में भी आर्द्र और शुष्क युग आते जाते रहते हैं। पुरातत्व खोज दर्शाती है कि ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्वी राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र व शीतल थी। ठीक है। उसी प्रकार से 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी, और लगभग 2,000 से 1,700 ईसा पूर्व तक ये क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई है। ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में धीरे धीरे ये जो शुष्क दशाएं हैं ये धीरे धीरे आगे बढ़ी है। ठीक है। तो ये बात 8,000 से लेके 1,700 तक की प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लेस्टोसीन युग में प्लेस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही। ठीक है। अंतिम प्रमुख जो हिमयुग है आज से लगभग 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतरयुग जो 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। ठीक है। तो जो अंतरयुग का मतलब है कि दो हिमयुग के बीच वाला जो टाइम है ना, उसको अंतर हिमयुग बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है अभिनव पूर्व काल में जलवायु। ठीक है। सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे। पिछली शताब्दी में 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान, विश्व के सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया। यानी 1990 के दशक में भयंकर बाढ़ें दर्ज की गई, यानी जो फ्लड्स है वो आई थी। टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पर चला गया था शताब्दी का, यानी 100 वर्षों में सबसे अधिक टेम्परेचर 1990 के दशक में प्राप्त किया गया। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश 1963 से 77 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसी ऐसी ही परिवर्तन है। यानी जो साहेल क्षेत्र है, साहेल घास भूमि है, वो सारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है।
1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में वृहद मैदान के दक्षिणी पश्चिमी भाग धूल के कटोरे कहे जाते हैं, वहां पे भूषण भीषण सूखा पड़ा था। अब ये धूल का कटोरा कहाँ पे, याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी रीजन में, ठीक है, इस वाले रीजन में, कोलोराडो वाले रीजन में है, ठीक है। फसलों की उपज तथा अथवा फसलों के जो विनाश है, बाढ़ें और लोगों के प्रवास हो गए, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, ठीक है। ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार से यूरोप में अनेक बार उष्ण, आर्द्र, शीत और शुष्क युगों से गुजरा है। जो यूरोप महाद्वीप है वो आर्द्र से, उष्ण से, शीत से और शुष्क युगों से गुजरा है। इसमें से इसमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण और शुष्क दशाओं का है, जिसमें वाइकिंग जो कबीले हैं ग्रीनलैंड में जा बसे थे, ठीक है, जो वाइकिंग कबीले थे वो ग्रीनलैंड में जा बसे थे। यूरोप ने सन 1950 से 1850 के दौरान लघु हिमयुग का अनुभव किया था। लघु हिमयुग का मतलब है कि यूरोप वाला जो महाद्वीप है वहां पे जो बर्फ की परत है वो धीरे धीरे नीचे आ गई थी, ठीक है। उसी प्रकार से 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई और 1940 के बाद तापमान में वृद्धि दर घटी है, यानी 1885 से लेके 1940 तक तो टेम्परेचर बढ़ा था, 1940 के बाद में टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा है, ठीक है। उसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है। अब पहला कारण जलवायु परिवर्तन का है। जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं, जिसमें पहला है खगोलीय, पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तो है खगोलीय, खगोल का मतलब है कि जो बाह्य कारक है, अंतरिक्ष से संबंधित, और पार्थिव कारण का मतलब जो पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौर्य निर्गत ऊर्जा से परिवर्तन है। सौर कलंक का मतलब है कि जो सोलर साइकिल चलता है 11 वर्ष का, ठीक है, उससे संबंध में सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। ये चक्रीय ढंग है, 11 वर्षों तक चलता रहता है। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। मौसम ठंडा हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, वहीं पे तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंक की संख्या घटने से उष्ण और शुष्क दशाएं उत्पन्न होती है, यद्यपि ये खोजे आंकड़े की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। यानी जो ये खोज हुई है, ये कहने का मतलब रिसेंट टाइम की खोज है, ठीक है, इतनी हिस्ट्री नहीं बताती है प्राचीन टाइम की। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत जिसमें जिसे हम बोलते हैं मिलेकोविच दोलन, ठीक है। मिलेकोविच दोलन जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों और पृथ्वी के डगमगाहट और तथा पृथ्वी के अक्षांशीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य तप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अब ये जो मिलेकोविच दोलन क्या होता है, जब ये यहाँ पे सूर्य स्थित है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी की परिधि है ना, जिस लाइन पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो मिलेकोविच दोलन है ये एक्चुअली में पृथ्वी और सूर्य के रिलेशन से संबंधित है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है जलवायु क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। यह एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहता है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सौर्य विकिरणों को कम कर देता है। हाल ही में हुए पिनाटोबा और एल सियोल जलवायु उद्बोधन के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया है। अब ये क्या करते हैं, जलवायु विस्फोट होता है, अपने साथ में गैस धूल कण बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये वायुमंडल में क्या एरोसोल की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, इन एरोसोल जो पार्टिकल्स होता है इनसे टकरा के इनकमिंग सोलर रेडिएशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तो पृथ्वी की सतह पर कंटिन्यूसली नहीं पहुंच पाती है। तो पृथ्वी का हीट बजट है उसमें चेंजेस आता रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भिद कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इससे भूमंडलीय उष्मन हो सकता है। अब जो भूमंडलीय उष्मन का मतलब है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं एक बार। कि भूमंडलीय उष्मन का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरणों का पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम जो रेज होती है दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसों वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। वायुमंडल का तापमान करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है, इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब हमने जो इंसोलेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, आई थिंक 9th या 10th नंबर चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये अर्थ की सरफेस है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, ओजोन परत को पार करके आती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ओजोन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारी जो अच्छी अच्छी हमारे सांस लेने के लिए जो हाई प्रेशर लो प्रेशर के लिए जो एनर्जी मतलब रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सांस लेने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो
एटमॉस्फेयर को सर्कुलेट करती रहती है, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी अच्छी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको पृथ्वी की सतह पर आने देता है ओजोन, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब ये पृथ्वी की सतह से टकराती है तो वापस ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशन आते टाइम होती है, जाते टाइम लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाती है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होती है, तो ये सोलर जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है। अब ये क्या करती है, जब ये वापस जाती है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार नहीं कर पाती है, तो वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और यहाँ पे घूमने लग जाती है, ठीक है। तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रीन हाउस का समय अनुमादन उस ग्रीन हाउस से लिया गया जिसका उपयोग ठंडे इलाके में उष्मा के परिरक्षण के लिए किया जाता है, यानी जो टुंड्रा टेगा रीजन है वहाँ पे क्या है कि एक घर बना देते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस टाइप का घर बना देते हैं, उसमें जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको आने देते हैं, लेकिन जो वापस रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशन है उनको वो बाहर नहीं जा पाती है, तो यहाँ पे हीटिंग बढ़ा देती है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग एरिया। तो जो ग्रीन हाउस कांच के बने होते हैं, कांच प्रवेशी सौर विकिरणों की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होते हैं, यानी जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है उसके लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है उनको पार नहीं करने देता। इस प्रकार कांच अधिक विकिरणों को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरणों को कांच के घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस जो इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है, यानी जो अंदर वाला एटमॉस्फेयर है वो बाहर की तुलना में ज्यादा हीटिंग मारने लगता है, ठीक है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार या अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप घर की अपेक्षा नहीं, बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं, बसों में गर्मी हीट बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार जाड़े में बंद दरवाजे व खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अन्य कारण है। यानी शीत ऋतु यदि जब विंटर सीजन होती है तो व्यक्ति कार में बैठा रहता है तो उसको अनुकूलित व्यवहार होता है, जब ग्रीष्म ऋतु में वो कार में बैठ जाए तो उसकी सांस निकल जाए, ठीक है, पसीना हो जाए, इस टाइप की हालत क्रिएट हो जाती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन कौन सी है। वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, CO2, CFC, CH4, N2O और O3, ठीक है। अन्य जो गैसें हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, ठीक है, आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है। ये गैसें क्या करती है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, कहने का मतलब जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जाती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस बाहरी वायुमंडल में नहीं जाने देती है, ठीक है। और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि का परिणाम है। वायुमंडल में इसके जीवन काल और उनके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। समताप मंडल में पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरणों को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। यानी एक तो यदि जो ओजोन लेयर की यदि आइडियल रेंज है उसमें रहे तो ठीक है, लेकिन जब ये थोड़ी नीचे खिसक जाती है ना तो ये क्या करती है कि पार्थिव विकिरणें होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है ज्यादा। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं उनके द्वारा लाए गए परिवर्तन से पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र को उबारने में उतना ही अधिक समय लगता है। यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका यदि पार्टिकल लॉन्ग टाइम रहता है पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में तो वो लॉन्ग टाइम तक पृथ्वी के हीट बजट को इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। अब वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है, CO2 का है। जब ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है CO2 छोड़ता है, ठीक है। यदि पेड़ पौधे ज्यादा हो, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो तो CO2 पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो अपना भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं। जब पेड़ पौधे काट देते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उधर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये क्या है कि जलवायु परिवर्तन को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों जैसे तेल, गैस, कोयला के दहन से होता है, ठीक है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं, एक तो वन है और दूसरा महासागर है, वह अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, ठीक है। अतः भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण की गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती है और अपने स्रोतों में हुए परिवर्तन से समन्वित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। यानी जो CO2 का जो नेचुरल चेंजेस है उसके साइकिल को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी ये ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, इनकी ग्रोथ रेट है, ये है, ठीक है। एग्जाम में कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट है कि जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दोगुना करके किया जाता है, ठीक है। यानी जो मेजरमेंट है CO2 का वो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसके कंपैरिजन में इसका मापन किया जाता है।
कि भाई प्रेजेंट टाइम में कितनी बड़ी है, ठीक है। उस टाइम में औद्योगिक क्रांति के टाइम में कितनी थी, प्रेजेंट टाइम में कितनी बड़ी है। औद्योगिक क्रांति के टाइम में जो एवरेज टेम्परेचर था उससे यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो हम मानते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्रोथ हुई है। अब नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होती है, ठीक है। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है, यानी जो पराबैंगनी किरणें होती है वो ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं, उसके साथ में एक जो एटम होता है ऑक्सीजन का वो मिलता है तो O3 बनता है, ठीक है। तो इस वजह से ओजोन में बदल देती है। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती है। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ओजोन को नष्ट करती है। अब यहाँ पे ओजोन लेयर है, यदि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेगी तो ओजोन की लेयर इम्पेक्ट होगी, ठीक है। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास जो अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन का सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है, यानी जो ओजोन होल के रूप में जानते हैं। ये बेसिकली सबसे पहले 1974 के आसपास पता चला था ओजोन होल के बारे में। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को सौर मंडल से गुजरने देता है, जब जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के साथ में अल्ट्रावायलेट रेज है वो भी एंटर कर जाती है वायुमंडल में। अब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला प्रयास क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा 1997 में हुई थी और 2005 में प्रभावी रूप से उद्घोषणा हुई और 141 देशों ने अनुमोदन किया। और क्योटो प्रोटोकॉल में 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया गया है कि वो 1990 के उत्सर्जन स्तर से 2012 तक 5% की कमी लाए, ठीक है। तो ये एग्जाम में नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला बात तो आपको याद रखनी है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित। उद्घोषणा कब हुई, 1997 में। 2005 में प्रभावी उद्घोषणा हुई, 141 देशों ने इसका अनुमोदन किया, ठीक है। 35 औद्योगिक राष्ट्रों को इसमें परिबंध किया गया। 1990 के जो टारगेट था वो सेट किया गया कि 1990 के उत्सर्जन स्तर से स्तर में 2012 तक 5% की कमी लानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1990 में जो हम कार्बन उत्सर्जन है वो कितना करते थे, मान लेते हैं 35% करते थे, ठीक है। तो अभी हमें 2012 में इसकी कमी करके 30% पर लाना है, ठीक है। ठीक है, 30 डिग्री कर दिया मैंने, 30% तक लाना, तो 5% की कमी करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टारगेट था। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार भूमंडलीय उष्मन के आरंभ हो जाने से इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। भूमंडलीय उष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं रहता है, ठीक है। पहली बात तो ये ग्लोबल लेवल पे इम्पेक्ट करता है। और जब जो ग्लोबल हीटिंग यदि स्टार्ट हो गई, ये लंबा प्रोसेस, हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो आज से लगभग 250 वर्ष पहले हुआ था। तो ऐसा तो है नहीं कि यदि एक बार उष्मन प्रारंभ हो गया तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे ह्यूमन, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंट्रोल होने में भी 500 वर्ष लग जाएंगे, तब तक तो पता नहीं जीवन बचेगा या नहीं। तथापि भूमंडलीय उष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्रों को कुप्रभावित करते हैं, यानी प्रभाव को इम्पैक्ट हार्म करते हैं। हिमटोपियां और हिमनदों के पिघलने से ऊंचा समुद्री जल स्तर, मतलब जो ऊंचा, मतलब जो मीन सी लेवल है वो ऊपर उठ रहा है, जनरल बात है, ठीक है। और समुद्र का उष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्रों के विस्तृत भागों और द्वीपों को उपलावित कर सकता है। इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी, यानी जैसे मीन सी लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में यहाँ था, बाद में सी लेवल बढ़ा तो कोस्टल एरिया यहाँ पे मतलब जो यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए यहाँ पे पॉपुलेशन रहती थी, सिटी थे, बड़े बड़े औद्योगिक सिटी है, यहाँ पे आसपास में जो एग्रीकल्चरल एरिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी, सामाजिक समस्या होगी, सामाजिक हो जाएगी, आर्थिक हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो जियोग्राफिकल हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। विश्व समुदाय के लिए एक गहरी चिंता का विषय है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। मेन जो विश्व लेवल पर जो ह्यूमैनिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो प्रभावित होगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय उष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और ऐसी जीवन शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसार रहने लायक रहे, ठीक है। तो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है, वो रिसोर्सेज से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी एक रिसोर्सेज, ये क्लाइमेट क्या है, एक रिसोर्सेज है। जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है और जो रिसोर्सेज जहाँ पे आज टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पे यदि बाढ़ आनी शुरू हो जाए मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज है वो इम्पेक्ट होंगे। उसी प्रकार से आज भूमंडलीय उष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। और आइए देखें कि दर्ज तापमानों के आधार पर कितना गर्म हो चुका है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या हालत है वो देखते हैं। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट यहाँ पे बात बोली है कि तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई दी। 20वीं शताब्दी का मतलब है 1901
1901 से बात कर रहा है, ठीक है, 1901 से, ठीक है। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ है, वो 1901 से 1944 के बीच में, और दूसरा 1977 से 1999 के बीच में, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन ऑफ द टॉपिक मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ये यूनिवर्सल है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर के माइंड में कुछ अलग टाइप का हटके करने की बात हो तो ये पूछ लेगा कि जो 20वीं शताब्दी है उसमें प्रथम तापमान अधिकता की अवधि कौन सी है, ठीक है। तो वो आपको चार ऑप्शन देगा, उसमें से एक ये होगी, ठीक है। उसकी यदि और ही हटके करने की बात हुई तो वो बोलेगा द्वितीय तापन अवधि कौन सी थी वो 20वीं शताब्दी की, तो वो आपको तीन ऑप्शन कुछ और देगा और एक ऑप्शन आपको ये देगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी। पहली अवधि 1901 से 1944 और दूसरी अवधि 1977 से 1999 के बीच में है। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में जो भूमंडलीय तापमान है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि कितना बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ है, जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिन्हित था, ठीक है। शीतलन कहने का मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे शीतलन का मतलब टेम्परेचर कम हुआ था। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक जो तापमान था वैश्विक स्तर पर वो 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए तापमान का 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस था ना, फॉर एग्जांपल मानते हैं 14 डिग्री सेल्सियस एवरेज है, तो 19वीं शताब्दी में 14 डिग्री सेल्सियस था, तो ये 20वीं शताब्दी में 14 पॉइंट, यहाँ पे सॉरी मैंने 19 कर दिया, ठीक है, 14.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इतनी ग्रोथ हुई है। 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया है सन 1998, संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी बल्कि पूरी सहर्ष शताब्दी यानी 10,000 वर्षों में सबसे गर्म था, ठीक है। सहर्ष शताब्दी का मतलब है कि जो आने वाली जो कहने को कितनी 10,000 है या 1,000 है, ठीक है। अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, अगले सेशन में ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वर्ड है, इसका मतलब है कि जो 10,000 साल ही मान सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सॉरी इफ आई एम नॉट करेक्ट, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में ये हाईएस्ट था 1998 के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। कंप्लीट हुआ हमारा जो चैप्टर नंबर 12 था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद में हम जो इम्पोर्टेंट हमारा जो 13वां चैप्टर है 13th नंबर, वो महासागरों से संबंधित है, ओशियन लाइफ से संबंधित, ठीक है। तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अपना वैल्यूबल फीडबैक भी दें। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है कितना है, तो वीडियो को तसल्ली से देखें और एनसीईआरटी से संबंधित जो बेसिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी का जो रोल है वो आपके लेब असिस्टेंट में आता है, फर्स्ट ग्रेड में आता है, सेकंड ग्रेड में आता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, ठीक है, नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, उसमें तो एक यूनिट होती है पूरी 10 नंबर यूनिट है, उसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, 15 में से 20 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पुटअप होते हैं। उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके लगभग कितने, लगभग 20-25 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुकों से आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।